Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स की सीरीज जो कि बाय विजन IAS हैं उन्हें कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं वो है डी स्टैनलाइजेशन का। स्टैनलाइजेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना। इसमें भी हम कई सारे टॉपिक्स को इससे रिलेटेड और इसके आगे के जानेंगे। बट आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि लास्ट तक हमने कई सारी बातों को जाना था, थोड़ा सा थीम समझिए शुरू करने से पहले कि निकिता ख्रुश्चेव ये एक टॉप लीडर इमर्ज होकर आए 1953 में। इन्होंने रिनाउंस करा स्टालिन्स की जो पर्जेस थी इनके बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया है कि किनको आखिरकार जो है वो पर्ज वगैरह कहते थे। तो यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस लेक्चर फॉर ऑल द थिंग्स। ये सब इन्होंने हटाई और एक लेस रिप्रेसिव एरा लेकर आए सोवियत यूनियन के अंदर। इन्होंने हालांकि इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज का एम था कि भाई यहाँ पे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स उनकी ज़िंदगी और अच्छी हो। वर ऑफन ये इनफेक्टिव रहा, खासकर एरिया में एग्रीकल्चर के। इन्होंने डिक्लेयर किया एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को विद द वेस्ट एज इज गोल। बट इनका जो राज रहा उसमें टेंसेस्ट ईयर्स रहे कोल्ड वॉर के और काफ़ी से कन्मिनेट हुई क्यूबिक मिसाइल क्राइसिस भी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी। आइए अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बताना शुरू करते हूँ। तो स्टालिन की डेथ हो गई थी 1953 में और जो फिफ्थ प्लान था वो 1955 में एंड हो गया था। सारे प्लान्स के बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया है, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान सब कुछ बताया है। तो आप पूरा देखते हुए आएंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएंगी चीज़ें। तो स्टालिन की डेथ हो गई 1953 में और फिफ्थ प्लान भी एंड हो गया 1955 में। डी स्टैलिनाइजेशन क्या है थोड़ा ये समझिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जिसकी शुरुआत हुई थी स्टालिन की डेथ के बाद। ये 1956 की बात है जब निकिता ख्रुश्चेव जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी थे 1953-64 तक, इन्होंने स्पीच दी दैट कंडेम्ड द स्टालिन। अपनी स्पीच में इन्होंने बोला कि ख्रुश्चेव ने कंडेम करा स्टालिन को प्रमोट करने के लिए कल्ट ऑफ पर्सनालिटी को इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द पार्टी टू रूल। दूसरी बात इन्होंने कहा कि डिटेल जो स्टालिन के पर्जेस में थी कैरी आउट करी गई थी 1930s में, उन्होंने सब रिवील कर दी। तीसरी बार इन्होंने स्टालिन की लीडरशिप को भी क्रिटिसाइज किया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी क्लेम किया कि सोशलिज्म को और दूसरे तरीके से भी पाया जा सकता था उन लोगों के द्वारा, लेकिन स्टालिन ने जो तरीके यूज़ करे उसके अलावा भी और तरीके थे, अहिंसा भी था, नॉन वायलेंस के थ्रू भी पाया जा सकता था। इसके साथ इन्होंने ये भी आर्ग्यू करा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वेस्ट के साथ में वॉज नॉट ओनली पॉसिबल बट एक ज़रूरी भी चीज़ है अवॉइड करने के लिए न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी को। तो अब इस बेसिस पे यहाँ पे कुछ चीज़ें आर्ग्यू करी जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पे जनरल पॉलिसी ऑफ डीस्टेनलाइजेशन की, जिसे इन्होंने फॉलो किया था निकिता ने, विच इज एज रिगार्ड जो मेजर टर्निंग पॉइंट रहा हिस्ट्री में सोवियत यूनियन की। ये आप देख सकते हैं। आइए आपको बताऊं मैं क्या है क्या नहीं। जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो देखिए जो प्रिमेसी है पार्टी की वो रिस्टोर करी गई और जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी था इसे अबैंडन करा गया। जो जगहें स्टालिन के नाम पे रखी गई थी उन्हें फिर से रीनेम किया गया। साथ में सीक्रेट पुलिस का यूज़ वो भी और ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया। इन सब का यूज़ क्या था आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टालिन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या क्या किया था, तो प्लीज़ डू वॉच। टूरिज्म को भी प्रमोट किया गया और आम आदमी को और ज़्यादा आज़ादी दी गई। साथ में जो प्रेस के ऊपर कंट्रोल था उसे कम किया गया एंड और ज़्यादा आज़ादी मिली, फ्रीडम वही मिला कि स्पीच को और एक्सप्रेशन को और लोग एंजॉय करने लगे इसका आज़ादी। इसके साथ निकिता ने
कोशिश करें कि टेंशन को और कम करें वेस्ट में, आर्ग्यू करके पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए। हालांकि कोल्ड वॉर तब भी रही ड्यूरिंग इंसिडेंट्स लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां पे यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल को प्लेस कर दिया था यूएस के बैकयार्ड ऑफ क्यूबा में इन रिस्पॉन्स टू मिसाइल्स जो वेस्टर्न पावर्स ने प्लेस करी थी यूरोप के अंदर, मतलब टर्की और इटली के अंदर। टर्की किस लिए प्लेस करी थी? टारगेट करने के लिए रशिया को। खैर, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो आप समझ गए। इंडस्ट्री की बात करें तो 5 ईयर प्लान कंटिन्यू रहा, बट पहली दफा लाइट इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती थी बेसिक कंज्यूमर गुड्स को, उस पर फोकस किया गया, इस एम से कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आम आदमी का और ज़्यादा अच्छा करा जाएगा, रेस किया जाएगा। और स्टेलियन के टाइम आपको पता है कि हैवी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लाइट पे तो दे नहीं रहे थे। दूसरी बात, इसी के अंदर इंडस्ट्री के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट में इकोनॉमी के इसको अटेम्प्ट किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल 100 रीजनल इकोनॉमिक काउंसिल्स को बनाया गया डिसीजंस लेने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव लोकल इंडस्ट्रीज फॉलिंग अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। तीसरी बात, फैक्ट्री आउटपुट को और बढ़ाने के लिए मैनेजर्स को इंसेंटिव दिए गए कि आप प्रॉफिट कमाइए rather than just meeting the quotas given to them by headquarters। और चौथी बात कि गुलाग लेबर कैंप्स, मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया है लास्ट वाले लेक्चर में। गुलाग लेबर कैंप्स जिनको यूज कराया जाता था प्रिजनर्स के लिए कि वो फोर्स लेबर यहाँ पे जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे, इनको खत्म कर दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो वो जो खाली पड़ी ज़मीनें थी, जैसे वर्जिन लैंड्स है ना, जिनको भी कुछ नहीं हुआ था, ये वर्जिन लैंड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में। इसने इम्प्लाई करा कि कल्टीवेट करना ज़मीन को, बड़े बड़े ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को साइबेरिया और कजाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा। स्कीम फेल हो गई थी लेकिन बाय 1963, क्योंकि पुअर क्वालिटी की ज़मीन और ये फैक्ट कि डस्ट स्टॉर्म आते हैं, इनकी वजह से काफ़ी सॉइल इरोजन हुआ। सॉइल इरोजन आप जानते हैं कि ज़मीन की पहली जो लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे फर्टाइल होती है, और अगर वही इरोड हो गई तो बेकार हो जाएगा, समझ लीजिए। फर्दर आप जानते हैं ना, हवा हवा चलती है तो ये सब इरोड हो जाती है ना, सॉइल इरोजन होता है। मतलब बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ताकि क्लियर रहे। खैर, फर्दर एग्रीकल्चर आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दोस्तों सरकार ने और ज़्यादा कलेक्टिव फार्म्स जो है पे करा कलेक्टिव फार्म्स को, ताकि वो हार्वेस्ट कर सके उन क्रॉप्स को जो इन्होंने प्रोक्योर किया है। और ये जो इंटेंसिवाइज था कलेक्टिव फार्म्स को करना, इंसेंटिव देना ताकि और प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इससे फार्मर्स जो कलेक्टिव फार्म्स के थे, इनको अलाउ करा गया कि आप अपने पास भी रख सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं क्रॉप्स को जो आप अपने प्राइवेट फार्म्स पे उगा रहे हैं। बट अभी भी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो कंटिन्यू रहा टू रिमेन द बैकवर्ड, और यूएसएसआर को इंपोर्ट करना पड़ता था ग्रेन्स को यूएसए से। ये सारी बातें थी। और फोर्थ बात अगर हम करें तो वो आता है रिविजनिज्म। ये क्या है भाई? देखिए, क्रुश्चेव को अक्यूज करा जाता है रेडिकल मार्क्सिस्ट के द्वारा रिवाइज करने के लिए कुछ बेसिक टेनेंट्स को कम्युनिज्म के। ये इसलिए क्योंकि इन्होंने आर्ग्यू करा था कि यहाँ पे अलग अलग रोड्स एग्जिस्ट करती हैं अपने सोशलिज्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने अलाउ करा सैटेलाइट कंट्रीज को कि अपने खुद के मेथड्स को फॉलो करें, अपने सोशलिज्म को यहाँ पे अटेन करने के लिए अपना उद्देश्य। अब आप कहेंगे सैटेलाइट कंट्रीज क्या मतलब? सैटेलाइट स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जो फॉर्मली इंडिपेंडेंट हैं बट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली ये हैवी इन्फ्लुएंस में है किसी फॉरेन पावर के, ठीक है। और सोवियत यूनियन के केस में इस टर्म को यूज करा जाता है उन कंट्रीज के लिए जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की थी, जैसे पोलैंड वगैरह, बुल्गेरिया वगैरह, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी वगैरह। अच्छा, कभी कभी कंट्रीज जो कि यूरोप के बाहर, जैसे क्यूबा वगैरह जो थी ना, इनको भी इस लिस्ट में सोवियत सैटेलाइट स्टेट की इंक्लूड करा जाता था।
साथ में ये जो क्रुश्चेव थे, इन्होंने भी बहुत बढ़ावा दिया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को कैपिटलिस्ट वेस्ट के साथ में, रादर देन सपोर्टिंग द वायलेंट रेवोल्यूशन फॉर कम्युनिज्म इन द होल वर्ल्ड। अच्छा, क्रिटिक्स ऑल्सो लिमिटेड कि जो इंट्रोडक्शन था इस कैपिटलिस्ट मेजर्स का और ये मैनेजरियल क्लास का प्रमोशन करना, मतलब ये जो तरीके थे जिन्हें निकिता ने जो है यूज़ किया था बूस्ट करने के लिए फैक्ट्री आउटपुट को, इन्हें भी काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया। क्रिटिक्स को ये मानना था कि ये सारे जो तरीके हैं ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म के तो अगेंस्ट हैं, और जो ये माओ है चाइना के अंदर, ये एक प्रोमिनेंट क्रिटिक था यूएसएसआर का, मालूम है, फ्रॉम 1956 ऑनवर्ड। एंड इसने अपने आप को एक रशियन जो इकोनॉमिक मॉडल था जो है उससे अब दूर कर लिया था, जो चाइना अभी तक फॉलो करता था लेकिन उसके बाद फिर नहीं करने लगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेज़नेव एरा के बारे में। ये चला दोस्तों 1964 से 82 तक, ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्रेज़नेव पावर में आए निकिता खुश्रेव के बाद। ये पावर में रहे 1964 से 1982 तक। नाम से तो ऐसा लग रहा होगा क्या ही नाम है, लेकिन क्या करें, रशिया का नाम है, थोड़ा खुश हो जाओ। यहाँ पे ब्रेज़नेव डॉक्ट्रिन था जो ये कहता था कि यूएसएसआर का इंटरवेंशन जो है इंटरनल अफेयर्स में किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री के जस्टिफाइड है, अगर सोशलिज्म उस कंट्री को यहाँ पे थ्रेटन कर रहा है या कोई डर है, कोई प्रॉब्लम है उससे, तो ठीक है। डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट किया गया जब यूएसएसआर ने इंटरवेन किया अफगानिस्तान के अंदर 1979 में और पोलैंड के अंदर 1981 में। पोलैंड में तो जो सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन थी, इन्होंने प्रोटेस्ट करे ये डिमांड करके कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए और एक ट्रांजिशन हो डेमोक्रेसी की तरफ। तो ये ब्रेज़नेव के अंडर यूएसएसआर ने अपनी एड क्यूबा को और बढ़ाई और पैसा दिया, अफ्रीकन नेशंस को और दिया, जैसे इथियोपिया, मोजाम्बिक और अंगोला वगैरह, ठीक है। आइए आगे लेके चलते हैं आपको और बात करेंगे फॉल ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स की। उसके पहले थोड़ा थीम समझा देते हैं तो थोड़ा आपको मजा आएगा। दोस्तों, माइकल गोर्बाचेव, ये इनकी जो पॉलिसीज है ना, ग्लैनोस्ट मतलब ओपननेस की और आपका पेरेस्ट्रोइका दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग की है ना, यहाँ के वर्ड्स हैं आपको बता रही हूँ, और इनकी जो रीओरिएंटेशन थी सोवियत स्ट्रेटेजिक एम्स की, इसने ही एंड करा, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा एंड करने में कोल्ड वॉर को, रिमूव करने में कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्न करने के लिए स्टेट में, और यहाँ पे जो इसी वजह से डिसोल्यूशन हुआ सोवियत यूनियन का, अगर देखें एट द एंड। हालांकि जो कम्युनिज्म है एक फॉर्म में दूसरे में एक तो कंटिन्यू रहा ईस्टर्न यूरोप और रशिया में, लेकिन बहरहाल माइकल गोर्बाचेव का अच्छा खासा नाम आता है। तो अब हम फॉल ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट की आइए बात करते हैं। देखिए, माइकल गोर्बाचेव ये फर्स्ट जनरल, मतलब फर्स्ट नहीं, आई एम सो सॉरी, ये बने जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में, ठीक है। फर्स्ट नहीं है, मुंह से निकल गया, सॉरी सॉरी, ठीक है। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ एंड इसकी वजह से यहाँ पे एंड हो गया 74 साल 74 इयर्स ऑफ कम्युनिस्ट रूल का यूएसएसआर में। चलिए नेक्स्ट बात आपको करना चाहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट के बारे में। गौर से समझिएगा डोमिनो इफेक्ट। देखिए, कम्युनिज्म यहाँ पे जब गिरा पोलैंड के अंदर 1989 में, ठीक है, तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट आया एंड एक के बाद एक जो कम्युनिस्ट रिजाइम था ईस्टर्न यूरोप में भी यहाँ पे ये गिरा और फाइनली यूएसएसआर भी यहाँ पे पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, बिल्कुल टूट गया। पोलैंड की बात करें तो अगस्त 1988 की बात है। सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन का बड़ा एक एंटी गवर्नमेंट स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ, ये फोर्स हुआ सरकार को, इन्होंने फोर्स किया सरकार को कि फ्री इलेक्शंस हो 1989 में। मैंने जैसे बताया था ना कि भाई ये चाह रहे थे कि अब भाई डेमोक्रेसी वगैरह आ जाए, तो इलेक्शंस हुए जिसमें कम्युनिस्ट डिफीट हो गए, हार गए। सब्सिक्वेंटली हुआ क्या कि रेवोल्यूशनरी पब्लिक प्रोटेस्ट ये पूरे ही रशियन सैटेलाइट्स में फैल गए। हंगरी के अंदर फ्री इलेक्शंस हुए और कम्युनिस्ट को डिफीट कर दिया गया।
ईस्ट जर्मनी के अंदर 1989 में कम्युनिस्ट सरकार जो है वो फोर्स करी गई कि रिजाइन करी और बर्लिन वॉल जो कि 1961 में सेटअप करी गई थी उसे ब्रीच कर दिया गया। ठीक है, सब खत्म। बहुत अच्छा इसका अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो दिखेगा भी। अच्छा, समर में 1990 की यूएसएसआर ने अग्री करा टू द यूनाइटेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी का एक यूनियन हो जाए। रीजंस ये थे कि गॉर्बाचेव चाहते थे एड और इन्वेस्टमेंट करना वेस्ट जर्मनी से ताकि रशियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। शेज़ोस्लोवाकिया में, बुल्गारिया में और रोमानिया में कम्युनिस्ट सरकारें जो थी उन्हें उठा के फेंक दिया गया एट द एंड ऑफ 1989। फ्री मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए यूगोस्लाविया में 1990 में और अल्बानिया में 1991 में। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं इकोनॉमिक फेलियर ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूएसएसआर। देखिए, ये एक मेजर रीजन था यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होने का। इकोनॉमिक सिस्टम जो था ना वो ओवर सेंट्रलाइज था। इतनी हाई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी बिजनेस के ऊपर स्टेट के द्वारा, जिसकी वजह से लगातार इनएफिशिएंसी होती चली जा रही थी। इन सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज में बहुत ही धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट हो रहा था लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, क्योंकि इनएफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन था। फॉर एग्जाम्पल, यूएसएसआर में शॉर्टेज थी बेसिक कंज्यूमर गुड्स की, डिस्पाइट यूएसएसआर कितना बड़ा प्रोड्यूसर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टील का, फ्यूल का और एनर्जी का था। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का होना, सैटेलाइट स्टेट में सोवियत यूनियन की, जिन्होंने अलाउ करा कि ट्रेड कर सकते हो आप कुछ ही अपने फेलो कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। ये एक दिक्कत थी। इसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बड़ा झटका लग रहा था। या आप आर्ग्यू कर सकते हो कि जो कम्युनिज्म था वो फेल कर गया था। द वर्कर्स जो थे वो वर्किंग एज द वर्किंग क्लास रहते थे बहुत पुअर कंडीशंस में कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, इन कंट्रास्ट टू द वर्कर्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। साथ में सोशल इंडिकेटर्स हेल्थ के, एजुकेशन के, हाउसिंग के और सोशल सर्विसेज वो ज़्यादा बेटर थी कैपिटलिस्ट वेस्टर्न यूरोप में कंपैरेटिवली टू द कम्युनिस्ट ईस्टर्न यूरोप में। 1980s में अच्छा कांटेक्ट होने की वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच में लोग जो ईस्टर्न यूरोप के थे उन्होंने देखा कि कितना बढ़िया वेस्ट वाला हिस्सा प्रॉस्पर कर रहा है और पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है ईस्ट में। तो इन्होंने ब्लेम किया, ऑब्वियस सी बात है, कि कम्युनिज्म को और उनके लीडर्स को इसके लिए, क्योंकि हम गरीब हैं भाई। तो इकोनॉमिक कंडीशन यूएसएसआर की वो हम आगे आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। निकिता ने ट्राई किया था इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, बट उनके बाद काफ़ी इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो काफ़ी स्लो हो गई थी। निकिता के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी फेल हो गए, जैसे मैंने आपको बताया। कोल्ड वॉर, द स्पेस रेस, आर्म रेस, इन्वॉल्वमेंट कन्फ्लिक्ट में और दूसरे नेशंस में, साथ में प्रेशर और ज़्यादा फैला अपने अलीज को जो है एड करने के लिए, पैसे देने के लिए, इन सब का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था यूएसएसआर की खुद की इकोनॉमी पे। यूएसएसआर बहुत ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन की मात खाता रहा, स्टेट मोनोपोली की खाता रहा, उसके साथ नेग्लेक्ट हुआ हाई इंडस्ट्री का और इन्फ्लेशन का बेसिक कंज्यूमर गुड्स में। चलिए और आगे लेके चलते हैं और आपको अब हम माइकल गॉर्बाचेव के बारे में बताते हैं। दोस्तों, माइकल ने रिकॉग्नाइज करे थे फेलियर्स को सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम के, और इन्होंने जो रोल प्ले करा था वो रिग्रेसिव हार्ड लाइन कम्युनिज्म का, मतलब एंड द रोल प्लेड, आई एम सो सॉरी, एकदम बेसिक से समझा देती हूँ फिर से एक बार। देखिए, जो मार्कल ये गॉर्बाचेव थे इन्होंने रिकॉग्नाइज करा फेलियर्स को सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम के, और साथ में उसको भी जो रोल प्ले करा गया था बाय द रिग्रेसिव हार्ड लाइन कम्युनिज्म इन पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन एंड इसके साथ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। इन्होंने कोशिश करी इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन को बाय टेकिंग द फॉलोइंग रिफॉर्म मेजर्स। जैसे कि इन्होंने कोशिश करी कि हम अपने रिलेशन को वेस्ट से और ज़्यादा इम्प्रूव करें, तो इससे अच्छा होगा ना भाई, मतलब इन्वॉल्वमेंट और अच्छी होगी, और वेस्ट से इम्प्रूव करें और चाइना से इम्प्रूव करें। ही ट्राई टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड द चाइना। ओके, इसके साथ
इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि डिटेंटी हुआ यूएसएसआर के रिलेशनशिप में विद द यूएस, यूरोप एंड चाइना। अब आप कहेंगे ये कौन सा वर्ड बोल दिया, डिटेंटी। इसका मतलब होता है एक रिलेटिवली परमानेंट डिक्रीज टेंशंस में। तो ये चाहते थे कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट यूएसएसआर का और कम हो जाए, खासकर ऐसे वक्त में जब इकोनॉमी खुद ही इतना खराब परफॉर्म कर रही है। 1986 में इन्होंने कोशिश करी, यहाँ शुरुआत करी प्रोसेस की, जिसमें ये अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ करने लगे थे। इन्होंने चूज करा कि हम मिलिट्री इंटरवेन नहीं करेंगे सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स में, अगर एंड जब भी यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रोटेस्ट होते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, तो हम नहीं कूदेंगे बीच में। दूसरी बात, ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ये पॉलिसी ओपननेस की इन एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर अफेयर्स का एम था, ग्लासनोस्ट का जो था कि मीडिया का यूज करना ताकि पब्लिसाइज कर सके इनएफिशिएंसी और करप्शन को, एंड ना ही सिर्फ प्रिपेयर करें लोगों को एक नई पॉलिसीज के लिए, बट साथ में एजुकेट भी करें पब्लिक ओपिनियन को और मोबिलाइज करें जनता का सपोर्ट नई नई पॉलिसीज की तरफ। उसके साथ ग्लासनोस्ट जो मैंने बताया, ओपननेस, ये इनकरेज करता, मतलब इसको इनकरेज करा गया और बढ़ावा दिया गया, प्रोवाइडेड दैट देयर वाज जीरो क्रिटिसिज्म ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इसी के अंदर आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ग्लासनोस्ट इन्वॉल्व गिविंग एमनेस्टी टू अर्थवाइज जो पहले आपकी डिसेंडेंट्स थे, जो कि अब भाई रिलीज हो गए थे फ्रॉम द प्रिजन्स, जेलों से। इम्पोर्टेंट लीडर्स जो कि एग्जाइल में थे ड्यू टू परजेस इन द पास्ट, इनको अलाउ करा गया कि वो वापस मॉस्को आ सकें। और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करा गया पार्टी की फंक्शनिंग में। फॉर एग्जांपल 1988 में पार्टी कॉन्फ्रेंस को टेलीवाइज्ड करा गया, टीवी पे दिखाया गया। एक नया लॉ लेकर आया गया 1988 में, ताकि पॉलिटिकल डिसेंट्स को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम बीइंग सेंट टू मेंटल हॉस्पिटल्स या सिचुएशंस इंस्टीट्यूशंस। ओके, पॉलिटिक्स समझे। उसके बाद इसी के अंदर आता है एक कल्चरल अफेयर्स भी। तो रेडिकल हेड्स ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि यूनियन ऑफ सोवियत फिल्म मेकर्स, यूनियन ऑफ राइटर्स वगैरह को रिमूव करा गया और एक इंडिपेंडेंट माइंडेड पीपल जो है इनको लाया गया इन थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के माध्यम से। साथ में एंटी स्टीलिन मूवीज पे बैन लगाया गया और नॉवेल्स को भी रिमूव कर दिया गया। पोएटिक जो काम थे, वर्क्स थे जो कि क्रिटिकल थे सिस्टम में, इनको अलाउ किया गया कि ये पब्लिश हो। फ्रीडम मीडिया के अंदर, मीडिया रिपोर्टिंग के अंदर अलाउ करा गया। एग्जाम्पल 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर यूक्रेन में जो हुआ था, उसे बहुत ही फ्रैंकली मीडिया के अंदर डिस्कस किया गया। इसके अलावा एक बात यही मैंने जो बताया है, पेरिस्ट्रोइका, इसे बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये ऐसे रिफॉर्म्स है जिसके लिए ग्लासनोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया क्रिएट करने के लिए इनेबलिंग एटमॉस्फेयर। इसके अंदर एक चीज ये है, इकोनॉमिक चेंजेस अंडर पेरिस्ट्रोइका। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई इकोनॉमिक चेंजेस क्या आए अंदर ये आपका जो है पेरिस्ट्रोइका, तो हुआ क्या कि 1987 को डिक्लेयर करा गया गोर्बाचेव एज द ईयर ऑफ न्यू इकोनॉमिक, मतलब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, इसी के अंदर की एक बात कर रही हूँ। हाँ, अब इसी के अंदर मैं एक बात ये कर रही हूँ कि इकोनॉमिक चेंजेस जो कि आए अंडर पेरिस्ट्रोइका। तो अब ये समझिएगा कि 1987 को डिक्लेयर करा गया बाय द गोर्बाचेव एज द ईयर ऑफ न्यू इकोनॉमिक मैनेजमेंट विद पेरिस्ट्रोइका। ठीक है, गोर्बाचेव चाहते थे पेरिस्ट्रोइका के साथ कि एक कंपटीशन बनाए फॉर द पीएसयूज एंड जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, so they came under the pressure to improve the efficiency। एक दूसरा एम इसका ये भी था कि हम एक ऑल्टरनेटिव बनाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए क्या, लोगों के लिए, ताकि मार्केट एम्प्लॉयमेंट बर्डन को शेयर कर सके विद द स्टेट। ठीक है, इसलिए प्राइवेट एमएसएमईज जैसे कि फैमिली रेस्टोरेंट्स, फैमिली बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स को अलाउ करा गया। सेम तरह से प्राइवेट सर्विसेज जैसे कि गिविंग ट्यूशंस, कार रिपेयरिंग, सेलिंग पेंटिंग्स, ये सब वगैरह अलाउ करा गया। फैक्ट्री के आउटपुट की क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए पेरिस्ट्रोइका रिफॉर्म्स
के अंदर ये था कि भाई लाया गया कि क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन हो थ्रू आउट द इंडस्ट्री अंडर द इंडिपेंडेंट बॉडीज rather than being the prerogative of the factory management. पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी कहा गया कि भाई हम आपको बढ़ावा देंगे 1987 के लॉ ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस के माध्यम से, जिसके अंदर मार्केट की डिमांड को डिटरमाइन करा गया टू व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। पहले फैक्ट्रीज को अलाउ नहीं करते थे ना कि डायरेक्टली आप ऑर्डर लीजिए कस्टमर्स से, बट इस लॉ के आने के बाद सेंट्रल प्लानर्स कंट्रोल करते थे अपने डिसीजन मेकिंग को रिगार्डिंग रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन को। यहाँ पे जो इनका डिसीजन था जबरदस्ती का वो रिमूव कर दिया गया। अच्छा, इसी के अंदर पहले एक चीज और समझ लीजिए, इसके अंदर एक तो इकोनॉमिक्स समझिए आप, दूसरा पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए अंडर पेरिस ट्रॉयका। तो इसमें अगर आप देखो तो डेमोक्रेसी विद इन द सोवियट्स, जो मेंबर्स थे लोकल सोवियत के, वर टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल रादर देन अपॉइंटेड बाय द लोकल कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए यहाँ पे अब चॉइस थी कैंडिडेट्स की, दो नॉट ऑफ द पार्टी। दूसरी बात, डेमोक्रेसी इन फैक्ट्रीज, इलेक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया फैक्ट्री मैनेजमेंट पोस्ट के लिए। तीसरा, इसी के अंदर चेंजेस इन सुप्रीम सोवियत दैट इज पार्लियामेंट। तो सुप्रीम सोवियत को एक बनाया गया एक मच स्मॉलर बॉडी ऑफ 450 मेंबर्स एज अगेंस्ट ऑफ 1450 मेंबर्स, जो कि पहले 1450 मेंबर की थी, अब 450 मेंबर की करी गई। इट वॉज टू सिट मोर फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी बैठक होती इसकी, 8 महीनों में होती, पहले तो 2 वीक्स में होती थी पर ईयर, तो अभी तो जल्दी होने लगी। अभी क्या था कि यहाँ पे सो एज टू फंक्शन एज अ रियल पार्लियामेंट ऐसे काम कर सके इसलिए करा गया। पहले क्या था कि सुप्रीम सोवियत को यूज करे थे अपॉइंट करने के लिए दो स्मॉलर बॉडीज को, जिसको यूज करा गया टू फंक्शन एज अ डी फैक्टो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। अभी जो चेयर थी सुप्रीम सोवियत की, वो हेड करी जा रही, वो थी एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पे, और एक न्यू कांग्रेस पीपल्स डेप्यूटीज की, जिसमें 2250 मेंबर थे, इसे सेटअप किया गया। और इसका फंक्शन ये था कि वो इलेक्ट करे एक न्यू सुप्रीम सोवियत को। ठीक है, तो काफी कुछ करा गया था बाद में वक्त की डिमांड को देखते देखते, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है भाई साहब, ये तो होता ही है। चलिए अब कहानी आगे बढ़ती है और बात आती है कि क्यों आखिरकार माइकल गॉर्बाचेव की पॉलिसीज की वजह से फॉल हुआ यूएसएसआर का। अभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर आखिरकार क्या दिक्कत आ गई। देखिए, पहली बात तो ये कि आर्ग्यू करा जाता है कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन था वो था जो वीकनेस थी सिस्टम में बाय द पॉलिसीज जो कि प्रीवियस लीडर्स ने फॉलो करी थी। इसलिए गॉर्बाचेव, अब अकेले आप इनको तो ब्लेम नहीं कर सकते हो जब नीचे बेस ही खराब था। इनकी पॉलिसीज ने सिर्फ और बढ़ाया ये जो दुख दर्द था यूनियन का, विच वॉज डिसाइंड टू फॉल, है ना। वही समझो कि भाई नीचे बेस ही खराब है, अब ऊपर भी मान लो जो आया उसने सोचा मजबूत करने के बजाय और गड़बड़ कर दिया तो गिर ही जाएगी ना बिल्डिंग। ऑल्टरनेटिवली अगर देखें तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि गॉर्बाचेव पूरी तरह से ब्लेम करे जाने चाहिए। क्यों? एज हिज काउंटर पार्ट जो डेंग जियाओपिंग थे चाइना के अंदर, वो अपनी वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट को प्रिजर्व कर पाए डिस्पाइट इनिशिएटिंग अ वेव ऑफ मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स इन द पोस्ट कल्चर रेवोल्यूशन चाइना। तो आप दोनों ही लोग हर तरह का अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, तो दो तरह के पर्सपेक्टिव यहाँ पे आते हैं। तो पहला जो प्रपोजिशन है, इसे हमने पूरा अभी तक बात करी ना, धीमे धीमे देखा कि स्टेलिन कैसे करे, ये फिर निकिता कैसे हुआ, फिर माइकल का कैसे हुआ, हमने सब कुछ देखा। अब सेकंड जो मैंने बताया कि गॉर्बाचेव की पॉलिसीज की वजह से यूएसएसआर इतना बेकार हुआ उस समय तक, तो आप इसको आर्ग्यू कर सकते हो। इसमें 5 मेजर फैक्टर्स उठाइए। पहला, ऑपोजिशन जो फेस करा गया फॉर रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है ना, और फ्रॉम द रेडिकल्स एज वेल एज कंजर्वेटिव्स। फेलियर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ताकि क्विक रिजल्ट्स आए, है ना, तो ये सब नहीं हुआ। उसके बाद नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो कि सोवियत रिपब्लिक्स के अंदर थे, और राइवलरी गॉर्बाचेव और बोरिस येल्त्सिन के बीच में, और इसके साथ ये जो
था आपका 1991 का कूप। अभी मैं आपको सब समझाती हूँ, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं ऑपोजिशन फ्रॉम रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो हुआ क्या कि जब गॉर्बाचेव ने शुरुआत करा इम्प्लीमेंट करना अपने रिफॉर्म्स को, तो रेडिकल्स जो कि पार्टी में थे उन्होंने इनको री अपोज करा, ठीक है, इन्होंने इनके खिलाफ खड़े हुए। वाइल जो लिबरल्स थे, लिबरल्स इनकी पार्टी में थे, इन्होंने कंडेम करा इनको कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके लिए। अब जो वक्त था जब रिप्रेसिव रिजाइम्स शुरुआत मतलब स्टार्ट हुआ रिफॉर्म होना, ये बहुत डेंजरस हो गया था फॉर द रिजाइम, ठीक है ना। ये अब क्या था, लोग जो चाहते थे रिफॉर्म्स वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुए और कंसेशंस चाहने लगे। वाइल जो ये रेडिकल्स थे ये अगेंस्ट हो गए थे रिजाइम के ही। तो सेम चीज हुई थी जब गॉर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन वाज अ राइट विंग मेंबर विद इन द पार्टी। ये लीडर भी थे पार्टी की सोवियत रिपब्लिक में रशिया की, एंड पॉपुलर हो गए थे ये किस लिए, लड़ने के लिए करप्शन से। ये जो बोरिस थे ये चाहते थे कि वेस्टर्न स्टाइल मार्केट इकोनॉमी आया जाए यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल, और जल्द ही यहाँ पे एक स्प्लिट हुआ पार्टी में लेफ्ट विंग कंजर्वेटिव्स और राइट विंग लिबरल्स के बीच में। अपॉर्चुनिटी को लेके जिसे ग्लासनॉस्ट ने प्रेजेंट करी थी, इन्होंने क्या करा, बोरिस ने, ये जो बोरिस येल्त्सिन ने एक पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ यहाँ पे, इन्होंने किया फॉर मोर रेडिकल रिफॉर्म्स, और कंजर्वेटिव्स को पब्लिक में इन्होंने क्रिटिसाइज करा। साफ दिख रहा था कि गॉर्बाचेव सेटिस्फाई नहीं कर पाए दोनों ही लेफ्ट और राइट विंगर्स को पार्टी के अंदर। दूसरी बात आती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिड नॉट यील्ड क्विक रिजल्ट्स। तो हुआ क्या कि 1980s में यूएसएसआर एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा था, और जो गुजर भी रहा था तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा था। और इस तरह की जो जैसे यूएस फेस कर रहा था ना 1930s में, सेम तरह की यहाँ पे 1980s में हो रही थी। नेशनल इनकम गिरती चली जा रही थी ओवर द इयर्स, एंड 1/4 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जी रही थी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी ड्यू टू लॉ ऑन स्टेट इंटरप्राइजेस 1987 में जो हुआ था, अभी मैंने आपको बताया ही है। इसके बाद लॉ वेजेस वर अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ द फैक्ट्रीज। साथ में एम ये था कि हम फैक्ट्रीज जो है ना, उनका फोकस और बढ़ाएंगे आउटपुट को इंक्रीज करने में। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो आउटपुट था उसे कैलकुलेट किया जा रहा था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज जो आपका रूबल था ना, अभी आप रशियन करेंसी है ना, इसलिए फैक्ट्रीज का फोकस था कि हम एक्सपेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करें एट द एक्सपेंस ऑफ चीपर गुड्स, जैसे कि सोप वगैरह, कप्स वगैरह। इसकी वजह से बेसिक कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी और इन्फ्लेशन होने लगा, दैट इज राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब स्टोर के आगे लंबी लंबी कतारें लगने लगी। इसके अलावा साइबेरियन कोल माइनर्स स्ट्राइक हुई थी 1989 में, और यही रिजल्ट था इन सब चीज़ों की, ये स्ट्राइक इसी वजह से हुई थी। वर्कर्स जो है वो एनरेज्ड हुए जब इनको भैया सोप नहीं मिलता था अपने आप को नहाने धोने के लिए, तो स्ट्राइक पे चले गए। जल्द ही इन्होंने दूसरे माइन वर्कर्स के साथ ज्वाइन कर लिया जो कि कजाकिस्तान के थे, यूक्रेन के थे, साइबेरिया के थे। तो आप समझ लो 500,000 हो गए थे टोटल। तो ये जो है सब पहला मेजर स्ट्राइक था 1917 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद। गॉर्बाचेव ने एक्सेप्ट करा माइनर की डिमांड को, जैसे कि पूरा कंट्रोल फैक्ट्रीज का टू द वर्कर्स। और ये जो इवेंट था वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक जो मेजर डिमांड थी इन स्ट्राइक करने वालों की वो था कि वन पार्टी सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ये चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी बनाए जो खुद का कॉन्टेक्स्ट करे इलेक्शन को ऑन द लाइंस ऑफ सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियंस ऑफ पोलैंड। इसलिए प्रेशर साफ साफ दिख रहा था जो गॉर्बाचेव पे किया जा रहा था। ये सोचें कि मल्टी पार्टी सिस्टम, तो मतलब एंड टू मल्टी पार्टी सिस्टम हो, यहाँ पे वन पार्टी हटे। अच्छा, तीसरी बात आती है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की अमंग द सोवियत रिपब्लिक्स। अब ये क्या है, देखिए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये फेडरेशन थी कुछ 15 सोवियत रिपब्लिक्स की, सबका खुद का पार्लियामेंट था। मॉस्को सीट हुआ करता था फेडरल सुप्रीम सोवियत की और कांग्रेस ऑफ पीपल्स डेप्यूटीज का। क्योंकि ग्लासनॉस्ट और पेरेस्ट्रॉइका
जो मैंने पीछे बताया है अभी, इसकी वजह से सोवियत रिपब्लिक्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया था और पावर्स को और आज़ादी को अपने खुद के पार्लियामेंट के लिए। गोर्बाचेव वो सिंपैथेटिक थे अपनी डिमांड्स के लिए जो प्रोवाइड करती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत, ये ओवरऑल इंचार्ज में रहे। बट छोटे छोटे कंसेशंस की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट आया और रिपब्लिक्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। पहला, अज़रबैजान और अर्मेनिया के बारे में। एक छोटा सेक्शन क्रिश्चियंस का अज़रबैजान के अंदर, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, इन्होंने डिमांड किया था कि ट्रांसफ़र हो उनकी टेरिटरी का अर्मेनिया में, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। ठीक है, बट कंजर्वेटिव्स जो कि पार्टी में थे वो अगेंस्ट थे इस बॉर्डर चेंजेस को लेके अमंग सोवियत रिपब्लिक्स, एंड गोर्बाचेव ने रिफ्यूज कर दिया था डिमांड्स को क्रिश्चियंस की इन अज़रबैजान। जल्द ही लड़ाई बड़ाई होने लगी दोनों सोवियत रिपब्लिक्स के बीच में एंड मॉस्को अपना कंट्रोल खो बैठा। तो पहली बात तो ये। दूसरी, इसके अंदर बात आती है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की। तो 1990 में ये सारे सोवियत रिपब्लिक्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और ट्रूप्स को भेजा गया यूएसएसआर के द्वारा चेक करने के लिए प्रोटेस्ट को। जल्द ही बोरिस येल्त्सिन जो थे, जो कि प्रोमिनेंट थे वॉलंटरी यूनियन के अमंग द सोवियत रिपब्लिक्स, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया सोवियत रिपब्लिक का, रशिया की, और गोर्बाचेव को प्रेसिडेंट बना दिया गया यूएसएसआर का। ठीक, आइए नेक्स्ट बात करते हैं राइवलरी जो हो गई इन दोनों के बीच में, बोरिस और गोर्बाचेव के बीच में। देखिए, ये दोनों ही मेजर फिगर्स थे एंड ये एक साथ काम भी कर, मतलब दे बीन एबल टू वर्क टुगेदर। यूएसएसआर हो सकता कि भाई अच्छा करता है ना, लेकिन समझिए हुआ क्या, येल्त्सिन जो है वो ये सोच में थे कि यूनियन को आज़ादी हो अपनी मर्जी की, एंड अगर सोवियत रिपब्लिक चाहता है इंडिपेंडेंस या सेसेशन तो उनको मिलनी चाहिए। येल्त्सिन ने अपना कॉन्फिडेंस तो कम्युनिस्ट पार्टी से खो दिया था, जिसमें कंजर्वेटिव ज़्यादा डोमिनेट करते थे एंड ये अगेंस्ट हो गए थे इसीलिए वन पार्टी सिस्टम के। दूसरी तरफ गोर्बाचेव चाहते थे कि बैलेंस हो दोनों ही फोर्सेस के बीच में विद इन द पार्टी। हालांकि ये अगेंस्ट तो नहीं थे इस मल्टी पार्टी सिस्टम के आइडिया के, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस करा कॉशन और चाहा कि धीमे धीमे रिफॉर्म्स आए। ऑल्सो वाइल जो ये बोरिस थे, ये चाहते थे कि शॉक थेरेपी दी जाए या फटाफट से ट्रांजिशन हो जाए एक मार्केट इकोनॉमी में। लेकिन आप अभी तक समझ गए होंगे, गोर्बाचेव चाहते थे कि धीमे धीमे ट्रांजिशन हो, धीमे धीमे चीज़ें जो है वो बदलें, बिकॉज मार्केट इकोनॉमी की वजह से भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट भी तो आएगा, हाई इन्फ्लेशन भी तो आएगा, और सिर्फ प्राइस को कंट्रोल करना ही एक्सेप्ट करेगा, इन्फ्लेशन को ध्यान रखेगा, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज तो फिर सप्लाई में जो गुड्स की है वो भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो एक बात तो ये हो गई। फिर आई बात 1991 के कोप की। ये क्या है? देखिए, येल्त्सिन ने रिजाइन कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी से 1990 में, और कंजर्वेटिव दूसरी तरफ इन्होंने अटैक करा गोर्बाचेव को फॉर ही वाज ओपन टू द डिस्कशन ऑन द आइडिया ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ऑलरेडी सोवियत रिपब्लिक्स ने शुरू कर दिया था डिमांड करना सक्सेशन को, है ना, कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। जॉर्जिया ने तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर भी कर दी थी 1991 में। और एक लास्ट एफर्ट प्रिजर्व करने के लिए यूनियन को गोर्बाचेव ने प्रपोज करा एक आइडिया वॉलंटरी यूनियन का 15 रिपब्लिक्स को। इस पॉइंट तक लेफ्ट विंग रेडिकल जो थे, इन्हें लीड करा जा रहा था बाय द याना येव। ठीक है, इन्होंने कूप लीड करा अगेंस्ट गोर्बाचेव बिफोर ही कुड साइन द अग्रीमेंट ऑन द वॉलंटरी यूनियन। रिस्पॉन्स में येल्त्सिन ने भी शुरू कर दिया ऑर्गेनाइज करना भारी मात्रा में पब्लिक रैलीज को, और सरकार फेल हो गई अरेस्ट करने में इनको। प्रेशर के अंडर कूप लीडर्स ने रिजाइन करा और इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया सोवियत रिपब्लिक ऑफ रशिया में। अब यूएसएसआर नहीं है, हाँ, अब येल्त्सिन ने बन गए एक हीरो लोगों की आंखों में, और गोर्बाचेव किनारे हो गए। येल्त्सिन ने फटाफट सोवियत रिपब्लिक को मूव करा टू सोवियत रिपब्लिक ऑफ रशिया को मार्केट इकोनॉमी बनाया, और इन्होंने नेगोशिएट किया एक वॉलंटरी यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स कॉल्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट को, जिसमें मेंबर्स के पास पूरा ही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी, बट
would coordinate their defense and economic policies। शुरुआत में तो यूक्रेन, बेलारस, रशिया आपस में ज्वाइन करें और बाद में दूसरी 8 और रिपब्लिक्स ने भी अग्री करा कि हम इस CIS को ज्वाइन करेंगे। दिसंबर 1991 की बात है, यूक्रेन ने भी वोट करा टू बी इंडिपेंडेंट और गोर्बाचेव ने रिसाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन क्रिसमस का दिन था दिसंबर 1991 में और USSR खत्म हो गया। क्या बात है। तो यहाँ पे हमारी कहानी भी खत्म होती है। नेक्स्ट में हम कम्युनिज्म आफ्टर USSR पढ़ेंगे। बट आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे चैनल को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट तो कर ही सकते हो। साथ में एक वर्चुअल लाइब्रेरी नाम का इनिशिएटिव मैंने लॉन्च किया है, आप उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी देख सकते हो और ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ मेरे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे PDF तो सिर्फ यहीं मिलेगा और बाकी जगहों पे आपको कई सारी चीज़ें जैसे कि क्वेश्चंस, मोटिवेशंस वगैरह मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।